हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू स्टोरी और इस स्टोरी का क्रेडिट जाता है पॉकेट फेम को और स्टोरी के ओथर दर्शना काम्बले को। चलते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड 1, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है जो कि लेखक की कल्पना पर डिपेंड करता है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। कहानी में खिखाए गए सभी पात्र और घटना स्थान सिर्फ एक कल्पना स्थान है, तो इसे सिर्फ कहानी और मनोरंजन के तौर पर ही ले। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। एक 50 मंजिला 7 स्टार होटल जिसके टेरेस पर बहुत सारे हटे कटे बॉडीगार्ड ब्लैक यूनिफॉर्म पहने वहां खड़े थे और कुछ 2-3 आदमी उनके पैरों में पड़े हुए थे और उनसे माफी मांग रहे थे। पीएलजेड हमें माफ कर दो। उनमें से एक बॉडीगार्ड उन आदमियों की बात सुन के उसे देखते हुए बोलता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो अब तुम्हारी सजा भी खुद बॉस तय करेंगे। और रही माफी की बात, तो भूल जाओ कि तुम्हें माफी अब मिलेगी, क्योंकि कि तभी ऊपर आकाश में चॉपर की आवाज आने लगती है जो वहां ही आ रहा था। उस चॉपर को देख वो आदमी जो रो के माफी मांग रहे थे वो लोग और डर जाते हैं और धर धर कांपने लगते हैं। तभी देखते ही देखते वो चॉपर इस बड़े 7 स्टार होटल के टेरेस पर लैंड करता है और उसमें एक हटा कटा मस्कुलर बॉडी का लड़का उतरता है जिसकी हाइट करीब 5.9 होगी। उसकी वो नीचे उतरता है और एक नज़र सबको देखता है। तभी चॉपर में से एक और लड़का नीचे उतरता है जिसकी हाइट करीब 6.2 है। वो चॉपर में से बाहर आते हैं। वो आदमी उसे देख के डर के मारे पीछे जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक गाना गाने की आवाज आती है जो कि था ये सॉन्ग वही लड़का गाते हुए चॉपर से निकल रहा था, जिसे सुन के सब लोग डर रहे थे क्योंकि ये कोई और नहीं, हमारे कहानी का हीरो और विलेन त्रियांश ओबेरॉय है जिसकी हाइट 6.2 है। उसका चेहरा इतना खतरनाक दिख रहा था कि वहां के सब बॉडीगार्ड उसे देखकर एक कदम पीछे लेते हैं क्योंकि त्रियांश बहुत गुस्से में था। उसकी वो लाल आंखें जो गुस्से के मारे आग उगर रही थी। त्रियांश के लंबे कंधे तक आते बाल जो उस चॉपर की हवा से उड़ रहे थे, जिसके कारण वो और खतरनाक दिख रहा था। त्रियांश यही सॉन्ग आगे हुए अपने कॉल्ड एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा था। त्रियांश उन आदमियों के सामने आके एक बड़े से चेयर पर महाराजा की तरफ बैठ जाता है और उन्हें अपनी लाल दहकती आंखों से देखते हुए बोलता है, अब तक कितनी इन्फॉर्मेशन भेजी न्यूयॉर्क के पुलिस को मेरी इनलीगल कामों की और कल के होने वाली डील की। वो आदमी डरते हुए उसके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, हमें माफ कर दो बॉस, हम आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। पीएलजेड हमें छोड़ दो। त्रियांश उन सब को देख बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी खतरनाक हंसी सबको और डरा रही थी। त्रियांश हंसी हंसते हुए अचानक रुक जाता है और अपनी खतरनाक आंखों से देखते हुए बोलता है, त्रियांश ओबेरॉय की डिक्शनरी में माफी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इतना बोल के त्रियांश उन्हें कॉलर से पकड़ के दोनों आदमी को अपने एक एक हाथ में पकड़ के उठा लेता है और उन्हें टेरेस की दीवार से नीचे लटका के आगे बोलता है, सिर्फ सजा है, वो भी सिर्फ मौत की सजा। वो आदमी त्रियांश की ये बात सुन के और डर जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी त्रियांश ने उन्हें होटल के दीवार से नीचे लटकाया था। वो इन नजर नीचे देखते हैं तो और डर जाते हैं क्योंकि उस होटल की ऊंचाई ही 50 मंजिला थी, जिसे नीचे देखने से नीचे चल रहे सब लोग छोटे छोटे नजर आ रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं त्रियांश उन्हें होटल छत से नीचे ने फेंक दे, पर त्रियांश की बातें सुन के वो लोगों की सांस ही रुक जाती है। तभी एक और लड़का जो त्रियांश के साथ था चॉपर में, वो दूसरे आदमी को लेके आता है और उसे भी छत ने नीचे टांग देता है। तभी त्रियांश ने जीने पकड़ा था। वो लोग बोलते हैं, पीएलजेड बॉस हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। त्रियांश के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आती है और वो उन आदमियों को देख बोलता है, चलो तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना सुनते ही वो आदमी खुश हो जाते हैं कि तभी उनकी चीख पूरे एरिया में गूंज जाती है क्योंकि त्रियांश ने उन्हें छोड़ दिया थे, जिसके वजह से वो आदमी टेरेस से नीचे गिर रहे थे। तभी उस लड़के ने भी उस आदमी को छोड़ दिया जिसे वो भी टेरेस से नीचे गिरने लगा।
त्रियांश नीचे देख के डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, देखो पहले मुझे बोल रहे थे मुझे छोड़ दो और जब इनकी इच्छा पूरी की तो भी चिल्ला रहे थे। इतना बोल के त्रियांश नीचे उन्हें गिरते हुए देखकर फिर से वही सॉन्ग गाने लगता है। ये गाते हुए त्रियांश उन्हें अपना एक हाथ दिखा के बाय बोलते हुए आगे बोलता है, तुम सब के लिए। इतना बोल के त्रियांश पीछे मुड़ता है जिसे देख उसके बॉडीगार्ड जल्दी से अपना सर नीचे करके सीधे खड़े हो जाते हैं। त्रियांश सबको एक नज़र देखता है और नीचे जाने लगता है। टेरेस से त्रियांश के लंबे कंधों तक आते बाल वहां की वजह से लहरा रहे थे जो उसे बहुत खतरनाक रुख दे रहे थे। त्रियांश चलते हुए होटल के टॉप फ्लोर पर आता है जहां उसका रूम था, क्योंकि ये होटल ही त्रियांश ओबोरॉय का था और यहाँ हमेशा ही उसका एक रूम रहता है जिसे वो काफी किसी को नहीं देता है, जिसमें वो खुद आराम करता है। एक और रूम उसके नाम का ही यहाँ रहता है जिसके बारे में हम जल्द ही जान जाएंगे। त्रियांश अपने रूम में जाने से पहले अपनी कॉल्ड वॉइस में बोलता है, वीर कल की डील की तैयारियां करो और हाँ तुम्हें पता है ना मुझे अभी क्या चाहिए। वीर त्रियांश की बात सुन के बोलता है, हाँ मुझे पता है त्रियांश तुझे क्या चाहिए, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ये सुनते ही त्रियांश रूम में चला जाता है और वीर अपने रूम में। ये वीर है त्रियांश का दोस्त जो उनके इनलीगल या लीगल कामों में बराबर का हिस्सेदार है। यही वो लड़का था जो त्रियांश के साथ अभी टेरेस पर था जिसने दूसरे आदमी को टेरेस से नीचे फेंका था। एपिसोड 2 CH आखिर तुम्हें मेरी जरूरत बढ़ ही गई। अब तक त्रियांश सबको एक नज़र देखता है और नीचे जाने लगता है। टेरेस से त्रियांश के लंबे कंधों तक आते बाल वहां की वजह से लहरा रहे थे जो उसे बहुत खतरनाक रुख दे रहे थे। त्रियांश चलते हुए होटल के टॉप फ्लोर पर आता है जहां उसका रूम था, क्योंकि ये होटल ही त्रियांश ओबोरॉय का था और यहाँ हमेशा ही उसका एक रूम रहता है जिसे वो काफी किसी को नहीं देता है, जिसमें वो खुद आराम करता है। एक और रूम उसके नाम का ही यहाँ रहता है जिसके बारे में हम जल्द ही जान जाएंगे। त्रियांश अपने रूम में जाने से पहले अपनी कॉल्ड वॉइस में बोलता है, वीर कल की डील की तैयारियां करो और हाँ तुम्हें पता है ना मुझे अभी क्या चाहिए। वीर त्रियांश की बात सुन के बोलता है, हाँ मुझे पता है त्रियांश तुझे क्या चाहिए, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ये सुनते ही त्रियांश रूम में चला जाता है और वीर अपने रूम में। ये वीर है त्रियांश का दोस्त जो उनके इनलीगल या लीगल कामों में बराबर का हिस्सेदार है। यही वो लड़का था जो त्रियांश के साथ अभी टेरेस पर था जिसने दूसरे आदमी को टेरेस से नीचे फेंका था। अब आगे त्रियांश अपने होटल के रूम में आता है। उसका रूम बहुत लग्जीरियस था, वहां पे हर एक सामान लाखों में था। रूम में बीचों बीच एक बड़ा बेड था। त्रियांश एक नज़र रूम को देखता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने। थोड़ी देर बाद त्रियांश फ्रेश होके बाहर आता है। उसके शरीर पर सिवाय टॉवेल के कुछ नहीं था। त्रियांश के वी सेफ बॉडी पर ब्लैक टॉवेल जिसे त्रियांश काफी हॉट लग रहा था। उसके 8 पैक आप और छोड़ा सीना, गठीला बदन, उसके मजबूत बाइसेप्स, उसके मस्कुलर बॉडी, लंबे बालों से गिरता टप टप पानी उसके मस्कुलर बॉडी पे जिसे देख कोई भी लड़की पागल हो जाए। त्रियांश वैसे ही चलते हुए एक बड़े से कांच के खिड़की पे खड़ा हो जाता है और बाहर अपनी काली गहरी आंखों से देखने लगता है। ऐसे ही कुछ टाइम बाद त्रियांश अपने कपड़े पहनकर वहां से निकल जाता है। वीर त्रियांश का नीचे वेट कर रहा था। उसके आते ही एक बॉडीगार्ड कार का गेट खोलता है तो त्रियांश कार में बैठ जाता है। वीर भी ड्राइविंग सीट के बगल वाले सीट पर बैठ जाता है और देखते ही देखते कार उस होटल से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद त्रियांश की कार एक बंगले के सामने रुकती है। को दिखने में बहुत खूबसूरत था। त्रियांश कार से उतर के बंगले में जाता है जो बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत था उसे कहीं ज्यादा अंदर से खूबसूरत था। बंगला अंदर से पूरा वाइट था और चमक भी रहा था और घर में करोड़ों के चीजें रखी गई थी जो अलग अलग देशों से मंगाई गई थी। वीर त्रियांश के पीछे आते तब त्रियांश वीर को देख बोलता है, कहाँ है। वीर उसकी बात समझ जाता है और त्रियांश को देख बोलता है, गेस्ट रूम में है जा। त्रियांश कुछ नहीं बोलता और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है और वीर से देख के आगे बढ़ जाता है। त्रियांश गेस्ट रूम के बाहर खड़ा था। वो दरवाजा खोलता उसे पहले ही कोई दरवाजा खोलता है।
त्रियांश अंदर जाता है तभी कोई दरवाजा बंद करता है और बोलता है, जनाब को हमारी याद आ ही गई। इतना बोलकर वो लड़की त्रियांश को पीछे से पकड़ लेती है। तभी त्रियांश उसका हाथ देखता है जो उसके सीने पर था। त्रियांश जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे आगे खींचता है और उसे बेड पर ढकेलते हुए बोलता है, कोई मुझे मेरे मर्जी के खिलाफ छुए, मुझे पसंद नहीं, अपनी औकात में रहो। इतना बोल के अपनी कपड़े उतारने लगता है। उस लड़की को त्रियांश की बात का बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं बोलती और हंसते हुए त्रियांश को देखती है जो अपने कपड़े उतार रहा था। तभी त्रियांश उसे देख अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, अपने कपड़े उतारो, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद तुम्हारे कपड़े उतारूंगा। वो लड़की त्रियांश की बात सुन के अपने कपड़े उतारते हुए बोलती है, आखिरकार तुम्हें मेरी जरूरत बढ़ ही गई ना, देखो आज रात में तुम्हें खुश कर दूंगी, फिर तुम्हें मेरे सिवा कोई और नहीं चाहिए होगी। ऐसा है माया का रूप और माया झाल। तभी त्रियांश एक फीकी हंसी हंसते हुए बोलता है, बार में नाचने वाली का जादू मुझ पर चलेगा। त्रियांश ओबोरोए पर तुम शायद मुझे जानती नहीं हो, कोई नहीं। इतना बोल के त्रियांश उस लड़की के ऊपर आता है और बिना किसी वार्निंग के उसमें समा जाता है जिसे उस लड़की की चीख निकल जाती है। लड़की की चीख सुन के त्रियांश डेविल स्माइल करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वो लड़की भी त्रियांश का साथ देने लगी थी। वो लड़की आज बहुत खुश थी कि उसे त्रियांश ओबोरॉय के साथ रात बिताने का मौका मिला है। वो लड़की आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे पैसे भी वैसे ही मिलने वाले थे जिससे उसकी जिंदगी सुधर सकती है। करीब 2-3 घंटे बाद त्रियांश उस लड़की से अगल होता है और एक नज़र उस लड़की को देखता है जो बेजान पड़ी थी। वो लड़की त्रियांश को देख के उठने की कोशिश करती है पर उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो बेड पर गिर जाती है। त्रियांश उसे देख डेविल स्माइल करते हुए अपने कपड़े पहन रहा था और फिर उसे पैसों की एक गद्दी उसके पास फेंकते हुए बोलता है, आई थी मुझे अपने हुस्न के माया जाल में फंसाने वाल पर पहले मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फाई तो करो, अभी कुछ घंटे हुए नहीं कि बेहोशी की हालत में पहुंच गई। इतना बोल के त्रियांश वहां से निकल के अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। त्रियांश अपने रूम में जाते ही वॉशरूम में घुस जाता है और शॉवर के नीचे अपने कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है और शॉवर ऑन करता है। तभी ठंडे पानी की धारा त्रियांश पर गिरने लगती है। तभी पानी को अपने ऊपर महसूस करके त्रियांश अपनी आंखें बंद करके बोलता है, कोई ऐसी लड़की नहीं बनी है जो त्रियांश को बहका सके, उसे अपने हुस्न के झाल में फंसा सके, उसे सेटिस्फाई कर सके। एपिसोड 3 CH पता नहीं इसे कब सुकून मिलेगा। अब तक करीब 2-3 घंटे बाद त्रियांश उस लड़की से अगल होता है और एक नज़र उस लड़की को देखता है जो बेजान पड़ी थी। वो लड़की त्रियांश को देख के उठने की कोशिश करती है पर उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो बेड पर गिर जाती है। त्रियांश उसे देख डेविल स्माइल करते हुए अपने कपड़े पहन रहा था और फिर उसे पैसों की एक गद्दी उसके पास फेंकते हुए बोलता है, आई थी मुझे अपने हुस्न के माया जाल में फंसाने वाल पर पहले मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फाई तो करो, अभी कुछ घंटे हुए नहीं कि बेहोशी की हालत में पहुंच गई। इतना बोल के त्रियांश वहां से निकल के अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। त्रियांश अपने रूम में जाते ही वॉशरूम में घुस जाता है और शॉवर के नीचे अपने कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है और शॉवर ऑन करता है। तभी ठंडे पानी की धारा त्रियांश पर गिरने लगती है। तभी पानी को अपने ऊपर महसूस करके त्रियांश अपनी आंखें बंद करके बोलता है, कोई ऐसी लड़की नहीं बनी है जो त्रियांश को बहका सके, उसे अपने हुस्न के झाल में फंसा सके, उसे सेटिस्फाई कर सके। अब आगे त्रियांश वॉशरूम से बाहर आता है और एक हाथ में सिगार लिए और दूसरे हाथ में दारू की बड़ी बोतल लिए त्रियांश अपने रूम के खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ जंगल नजर आ रहा था क्योंकि त्रियांश का बंगाला जंगल के बीच था।
त्रियांश कभी सिगार पिता है तो कभी दारू। ऐसे ही त्रियांश एक एक करके दोनों पी रहा था। वो अपनी काली गहरी आंखों से सुनसान जंगल को देख रहा था। उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं था। उसका पूरा चेहरा कोल्डनेस से भरा हुआ था। उसके खाली आंखों से कुछ पता नहीं चल रहा था, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था जो वो अपने अंदर दबाए बैठा है। उसकी हो काले लंबे बाल वहां के झोंके से उड़ रहे थे जो उसे और खतरनाक रुख दे रहे थे। तभी त्रियांश के बंगले में एक बाइक एंटर करती है। वो बाइक काफी खूबसूरत और महंगी है। अब मुझे बाइक के बारे में कुछ नहीं पता, तो अपने हिसाब से लगा लो अच्छी वाली बाइक। त्रियांश उस बाइक को देखता है तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आती है और वो उसे ही देखता रहता है। तभी उस बाइक से वीर उतरता है और उसकी नजर त्रियांश पर जाती है। वीर उसे देख एक डेविल स्माइल पास करता है, जैसे बोल रहा हो काम हो गया। वीर आंसर सुन के त्रियांश भी हल्का हाँ में सर हिला देता है। वीर बंगले के अंदर आता है और त्रियांश के रूम को देखते हुए ना में मुड़ी हिला देता है और बोलता है पता नहीं इसे कब सुकून मिलेगा, लगता है आज रात भी जाग कर गुजारेगा। इतना बोलकर वीर अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश के बेड पर सो जाता है। वही त्रियांश अभी भी नहीं सोया था। अब रात के 3 बज रहे थे, फिर भी त्रियांश के आंखों में नींद की कोई झलक तक नहीं दिख रही थी। अभी भी त्रियांश दारू की बोतल अपने मुंह लगाए उसे पीते हुए बोलता है, एक ऐसी गलती जो मैंने कभी की ही नहीं, उस गलती ने मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया और क्या से क्या बना दिया मुझे। ये सब बोलते हुए त्रियांश की आंखें लाल हो गई और वो गुस्से से कांपने लगा। उस दिन को याद करके त्रियांश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। त्रियांश अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और गाने जंगल को बस अपनी खाली काली आंखों से देखता रहता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और त्रियांश वही खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद त्रियांश तैयार होके नीचे आता है तो उसे वीर मिलता है जो कुछ कर रहा था अपने फोन में। त्रियांश को आता देखकर वीर बोलता है तुम्हारा काम हो गया है, जो भी उन आदमियों के साथ मिला है बस उसका ही काम तमाम करना है आज, जो हमारे बीच रहकर भी हमारे नहीं है। ये सब बोलते हुए वीर भी काफी खतरनाक दिख रहा था। वीर भी कुछ कम नहीं है त्रियांश से। जितना क्रूअल त्रियांश है उतना ही क्रूअल वीर भी है, जो हमें आगे पता चल जाएगा। त्रियांश ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। त्रियांश सिर्फ हेल्दी फूड ही खड़ा है, जैसे कि सैलेड, अलग अलग प्रकार के सैलेड जिसमें भर भर के प्रोटीन है जिसे त्रियांश को ताकत मिलती है। त्रियांश और वीर ब्रेकफास्ट करते हैं और वहां से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। त्रियांश के आते हैं एक बॉडीगार्ड कार का गेट खोलता है। त्रियांश कार में बैठ जाता है और वीर भी कार में बैठ जाता है। देखते ही देखते त्रियांश की कार बंगले से बाहर निकल जाती है। त्रियांश की कार गेट के बाहर निकलते ही सारे बॉडीगार्ड और सर्वेंट चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि त्रियांश को कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए रहती है अपने काम में। उसे सब परफेक्ट चाहिए था, फिर वो काम हो या कोई इंसान हो। त्रियांश की कार एक समुंदर के पास आके रुकती है। त्रियांश कार से बाहर आता है और उस बड़े समुंदर को देखने लगता है जिसकी लहरों की आवाज आ रही थी। वीर भी कार से बाहर आता है तो दोनों कार के दूसरे साइड से जाने लगते हैं। थोड़ा दूर चलते ही उन्हें 3 से 4 बड़ी यॉट दिखती है, जिसे दिख त्रियांश एक यॉट की तरफ बढ़ जाता है। त्रियांश उस यॉट में जाके सामने का नजारा देखता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि उसके सामने बहुत बहुत सारे ड्रग्स रखे हुए थे, जिसे देख त्रियांश खुश हुआ था क्योंकि आज बहुत बड़ी डील जो होने वाली थी ड्रग्स की। तभी वहां कुछ लोग आते हैं। उन्हें देख त्रियांश अपने किंग की खुच्ची पर जाके बैठ जाता है, अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर किसी महाराजा की तरह। कुछ फॉरेनर आदमी त्रियांश के सामने आके सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं और त्रियांश को देख बोलता है, अगर ये ड्रग्स हमें यहाँ से बाहर ले जाने में प्रॉब्लम हुई तो क्या करे। त्रियांश उन्हें देख ईवल स्माइल करते हुए बोलता है, त्रियांश ओबोरॉय के रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरा पैसा दो और ये ड्रग्स तुम्हें सही सलामत मिल जाएंगे, इसकी चिंता तुम मत करो। कि तभी बाहर से आवाज आती है, त्रियांश ओबोरॉय हमने तुम्हें चलो तरफ से घेर लिया है, अब तुम ड्रग्स के मामले में झेल जाओगे जिंदगी भर के लिए। ये सुनते ही वहां पे खड़े एक 40
45 साल के एक आदमी के चेहरे पर स्माइल आती है कि तभी उसे त्रियांश के हंसने की आवाज आती है और वो सामने देखता है तो त्रियांश और वीर पागलों की तरह हंस रहे थे जैसे बाहर खड़े पुलिस की खिल्ली उठा रहे हैं। वीर हंसते हुए त्रियांश को देख बोलता है, रुक मैं आया, सब संभाल के, तू अपनी डील फिक्स कर। एपिसोड 4। CH नायक नहीं हूँ मैं, खलनायक हूँ खलनायक। अब तक त्रियांश उन्हें देख इवल स्माइल करते हुए बोलता है, त्रियांश ओबोरॉय के रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरा पैसा दो और ये ड्रग्स तुम्हें सही सलामत मिल जाएंगे, इसकी चिंता तुम मत करो। कि तभी बाहर से आवाज आती है, त्रियांश ओबोरॉय हमने तुम्हें चलो तरफ से घेर लिया है, अब तुम ड्रग्स के मामले में झेल जाओगे जिंदगी भर के लिए। ये सुनते ही वहां पे खड़े एक 40-45 साल के एक आदमी के चेहरे पर स्माइल आती है कि तभी उसे त्रियांश के हंसने की आवाज आती है और वो सामने देखता है तो त्रियांश और वीर पागलों की तरह हंस रहे थे जैसे बाहर खड़े पुलिस की खिल्ली उठा रहे हैं। वीर हंसते हुए त्रियांश को देख बोलता है, रुक मैं आया, सब संभाल के, तू अपनी डील फिक्स कर। अब आगे वीर बाहर आता है तो सामने उसे बहुत सारे पुलिस वाले दिखते हैं जो न्यूयॉर्क के थे। वीर उन सब को देखकर खतरनाक स्माइल करते हुए यॉट से नीचे उतरता है। एक पुलिस वाला वीर को आता देख बोलता है, कहाँ है तेरा वो दोस्त जो खुद को पूरे न्यूयॉर्क का किंग समझता है, आज तो वो गिरफ्तार होगा या जान से मार जाएगा। वीर उसके मुंह से ये सब सुन के हंसने लगता है। वीर को हंसता देखकर वो पुलिस वाला चिढ़ जाता है और अपने दांत पिसते हुए वीर को देख बोलता है, ज्यादा हंस मत क्योंकि उसके बाद तेरा ही नंबर है, और अपने आँखों को खोल के देख चारों तरफ, तुझे लगता है तुम दोनों यहाँ से बच के जा पाओगे? आज पूरी पुलिस फोर्स आई है तुम्हारे दोस्त के स्वागत के लिए। वीर फिर एक बार अपनी नजर चारों तरफ घुमाता है और देखता है तो उसके चारों तरफ पुलिस खड़े थे अपनी अपनी हाथों में गन लिए। वीर उन सब को देख और जोर से हंसने लगता है और उन आदमी को देख बोलता है, तू हमें मारने आया है, हमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें मारने से पहले तू खुद ही हमारे हाथों मर जाए। वो पुलिस वाला और चीढ़ जाता है और गुस्से में दांत पिसते हुए बोलता है, तू हमें मरेगा। इतने पुलिस वालों को तुम्हें पता है क्या कि तुम दोनों से पूरा न्यूयॉर्क नफरत करता है और आज मैं पूरे न्यूयॉर्क को तुम दोनों से आजाद कर दूंगा। तभी सबके कानों में सॉन्ग गाने की आवाज आती है। जैसे ही सबके कानों में ये सॉन्ग के बोल आते हैं, सब पुलिस वाले यॉट की तरफ देखते हैं जहां से त्रियांश सॉन्ग गाते हुए यॉट से नीचे उतर रहा था। उसके वो काले लंबे बाल वहां में उड़ रहे थे और उसने जो ब्लैक कपड़ों के साथ ब्लैक लो कोट जो डाला था वो भी हवा में उड़ रहा था और त्रियांश ने अपने दोनों हाथ पेंट के पॉकेट में डाले यॉट से नीचे उतरते हुए सॉन्ग गा रहा था, जिसे देख कुछ पुलिस वाले डर के मारे अपना सलाइवा गटकते हुए अपने कदम पीछे ले रहे थे। त्रियांश उस पुलिस वाले के सामने आके अपनी आंखों का गोगल बड़े स्टाइल से उतारते हुए अपनी आवाज में कोल्डनेस लाते हुए त्रियांश उसे देख बोलता है, क्या कहा तूने कि पूरा न्यूयॉर्क मुझसे नफरत करता है? तो वो पुलिस वाला भी त्रियांश के आंखों में देखते हुए बोलता है, हाँ, पूरा न्यूयॉर्क तुमसे नफरत करता है। उसकी बात सुन के त्रियांश हंसते हुए बोलता है, तो करने दो ना, मैं कौन सा अच्छा हूँ जो लोग मुझे। त्रियांश फिर से एक हाथ अपने तरफ करके बोलता है, मुझे पसंद करेंगे। त्रियांश अपने दोनों हाथ फैलाए चिल्लाते हुए बोलता है, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ जो लोग मुझे पसंद करे, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा, जितना तू सोच भी नहीं सकता उतना बुरा हूँ मैं। नायक नहीं हूँ मैं, खलनायक हूँ खलनायक। इतना बोलते ही त्रियांश अपने बैग में जो गन रखी थी उसे निकाल के फायरिंग करने लगता है। तभी वहां त्रियांश के कुछ बॉडीगार्ड आते हैं और पुलिस वालों पर फायरिंग करने लगते हैं। त्रियांश उस पुलिस वाले के घुटनों में एक गोली मारता है जिसे उस पुलिस वाले की चीख निकल आती है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी वीर भी अपनी गन निकालता है और सब पुलिस वालों के बीचों बीच आता है और बिना कोई रहम दिखाए पागलों की तरह फायरिंग करने लगता है, जिसे किसी को भी कैसे भी गोली लग रही थी।
त्रियांश उस पुलिस वाले के पास घुटनों के बल बैठ के उसे देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, मुझे जान से मारने आए थे ना, तो मारो मारो ना, क्या हुआ। वो पुलिस वाला गन त्रियांश पर पॉइंट करता है, जिसे त्रियांश डरने का नाटक करते हुए बोलता है, PLZ मुझे मत मारो, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। इतना बोल के त्रियांश उस पुलिस वाले को एक और गोली मारता है उसके दूसरे घुटने में। उस पुलिस वाले की फिर से जोरदार चीख निकल जाती है। तभी वो पुलिस वाला अपनी गन चला देता है, पर उसकी बदकिस्मती उसकी गोली त्रियांश को नहीं लगती, क्योंकि त्रियांश जल्दी से अपना सर एक साइड कर लेता है, जिसे वो गोली त्रियांश को नहीं लगती है। वहीं वीर मौत का तांडव मचा रहा था। देखते ही देखते वीर ने सब पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। वीर अपनी खतरनाक नजर सब जगह घुमाता है और सबको जमीन पर मारा हुआ पा के बोलता है, पागल कहीं के, अपने हाथ से खुद ही अपनी मौत लेके आए, जैसे हमें जानते ही नहीं है। त्रियांश उस पुलिस वाले को देख बोलता है, देख अपनी नजर घुमा देख, तेरी वजह से कितनों की जान गई, तू तो नया है इसलिए मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानता, अगर मेरे बारे में सब कुछ जान जाता तो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। और हाँ, कोई है तेरे साथ शामिल, 3 लोगों को तो मैं कल मार चुका हूँ, अब बस एक ही बचा है, तो बता कोई है वो पुलिस वाला कुछ नहीं बोलता, बस त्रियांश को देखता रहता है। त्रियांश को गुस्सा आता है और वो बोलता है, ठीक है मत बता, तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता चल चुका है, वो तो मैं तुझे एक चांस दे रहा था, पर कोई नहीं। इतना बोल के त्रियांश ने उस पुलिस वाले के माथे के बीचों बीच गोली मारी, जिसे वो वही जमीन पर गिर गया। उसे देख त्रियांश टेढ़ा मुस्कुराते हुए गाना गाते हुए अंदर जाने लगता है। एपिसोड 5। CH ऐसी लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। अब तक त्रियांश उस पुलिस वाले को देख बोलता है, देख अपनी नजर घुमा देख, तेरी वजह से कितनों की जान गई, तू तो नया है इसलिए मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानता, अगर मेरे बारे में सब कुछ जान जाता तो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। और हाँ, कोई है तेरे साथ शामिल, 3 लोगों को तो मैं कल मार चुका हूँ, अब बस एक ही बचा है, तो बता कोई है वो पुलिस वाला कुछ नहीं बोलता, बस त्रियांश को देखता रहता है। त्रियांश को गुस्सा आता है और वो बोलता है, ठीक है मत बता, तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता चल चुका है, वो तो मैं तुझे एक चांस दे रहा था, पर कोई नहीं। इतना बोल के त्रियांश ने उस पुलिस वाले के माथे के बीचों बीच गोली मारी, जिसे वो वही जमीन पर गिर गया। उसे देख त्रियांश टेढ़ा मुस्कुराते हुए गाना गाते हुए अंदर जाने लगता है। अब आगे त्रियांश को अंदर आता देख वो इंसान डर जाता है, पर अपने चेहरे पर डर दिखाता नहीं है। तभी त्रियांश चलकर उसी आदमी के पास आता है और उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो आदमी त्रियांश को देख के डरते हुए बोलता है, क्या हुआ त्रियांश। त्रियांश उसे देखते हुए डेविल हंसी हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ, अभी नहीं देखा बाहर, क्या हुआ तो बता, कीव क्या ये सब तूने, कीव मुझे मारना चाहता है, कीव कीव इस डील की इन्फॉर्मेशन लिख की तूने। वो आदमी डरते हुए बोलता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं भला तुम्हें कीव मरूंगा, और इस डील की इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं लिख की। त्रियांश उसे देख बोलता है, तूने नहीं लिख की, तुझे क्या लगा कि तू हमारे गैंग में रहकर हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर देगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। त्रियांश का इतना ही बोलना था कि वो आदमी जल्दी से अपनी गन निकाल के त्रियांश के माथे पर रख देता है और अपने दांत पिसते हुए बोलता है, बहुत कर लिया तूने यहाँ राज, अब मैं करूँगा यहाँ राज, तुझे मार कर हमने कई साल इस दुनिया में रहे हैं, पर तू कल का आया लड़का हमसे ऊपर चला गया, हम तुम्हारे अंदर काम करे, ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए मैंने ये सन किया। त्रियांश और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, बस इतनी सी बात के लिए तूने अपनी मौत को दावत दे दी, तुम्हें क्या लगा तू मुझे मार सकता है तो मार, अगर तुझ में ताकत होती ना तो मैं यहाँ का किंग कभी नहीं बनता, यहाँ का किंग तू होता, पर नहीं, तुझ में इतनी हिम्मत है ही नहीं। ये सब बोलते हुए त्रियांश उस आदमी के हाथ से गन छीन लेता है।
वो आदमी शॉक होके त्रियांश को देख रहा था। तभी त्रियांश वीर को देखता है तो वीर सरकास्टिक स्माइल करते हुए आगे आता है और अपना फोन निकाल के उसमें एक वीडियो चला देता है और उस आदमी के आंखों के सामने करता है। वो आदमी जब वो वीडियो देखता है तो पहले शॉक होता है और फिर अपनी नजरें झुका लेता है, क्योंकि उस वीडियो में उसकी बेटी थी जो वीर के साथ इंटीमेट हो रही थी। त्रियांश वीर को देख बोलता है, इस वीडियो को पूरे न्यूज़ चैनल पर चला दो और हाँ, इस वीडियो को हर एक के फोन में भी आना चाहिए। तभी वो आदमी त्रियांश के पैर में गिरकर बोलता है, PLZ ऐसा मत करो, मेरी बेटी की इज्जत मत उछालो। त्रियांश उस आदमी को देख बोलता है, क्या तेरी बेटी की भी कोई इज्जत है जो मैं ना उछालूं? ना जाने कितनी के साथ सो चुकी है, ऐसी लड़की की कोई इज्जत नहीं होती तो उछालने से क्या जाएगी। फ्लैशबैक। ये वीडियो कल रात का है जब त्रियांश उस लड़की के पास जाता है तो वीर भी घर से बाहर निकल के बाइक पे बैठ के बंगले से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वीर एक होटल में आता है जहां वो लड़की थी। वीर एक रूम को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। वीर ने वहां पहले से कैमरा लगवा दिया था। वीर उस लड़की को देखता है जो दिखने में काफी खूबसूरत है। वीर इस लड़की के पास जाता है। वो लड़की वीर को देख के खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के तो पसंद थे जिसकी मस्कुलर बॉडी है और दिखने में हैंडसम। वो लड़की त्रियांश के साथ भी फिजिकल होना चाहती है, पर उसे अब तक मौका ही नहीं मिला था। पर जब वो वीर को देखती है तो उसे वीर भी पसंद आता है और आज वो वीर के साथ इंटीमेट होने वाली है। ये सोचकर ही वो पागल हो रही थी, पर उसे क्या पता है कि वीर यहाँ क्यों आया है। वीर बेड की ड्रॉर से एक पैकेट निकालता है कि तभी वो लड़की वीर के पास आती है और सिड्यूस करने लगती है। वीर उसकी गर्दन पे किस करने लगता है और उसे लेके बेड पर आता है। वो लड़की वीर के कपड़े उतारने लगती है तो वीर भी उसके कपड़े उतार देता है और देखते ही देखते दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। वीर उस आदमी को देख के हंस रहा था। वो आदमी त्रियांश के पैर में गिर के गिड़गिड़ा रहा था कि ऐसा ना करे। तभी त्रियांश उस आदमी को देख के बोलता है, ये सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना जब मुझसे पंगा लेने की सोच रहे थे। अब बहुत देर हो गई। इतना बोल के वो वीर को देख बोलता है, वीडियो हर न्यूज़ चैनल पर चाहिए, मुझे समझे। तो वीर वैसा ही करता है और सब न्यूज़ चैनल को वो वीडियो भेज देता है। तभी वहां उस यॉट में न्यूज़ चलने लगती है जहां उसकी बेटी वीर के साथ थी। उस लड़की का चेहरा दिख रहा था पर वीर का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसके चेहरे को ब्लर किया गया था। ये देख के उस आदमी को गुस्सा आता है और वो उठ के त्रियांश पर हमला करता है, पर त्रियांश उसी का हमला उस पे करता है। उस आदमी ने अपने पैंट में से इस चाकू निकाला था और उसे त्रियांश पर चलाया था, पर त्रियांश ने अपनी फुर्ती दिखा के वो चाकू उसके हाथ से लेके उसे के पेट में घुसा देता है। एपिसोड 6 CH पीहू की एंट्री। अब तक वीर उस आदमी को देख के हंस रहा था। वो आदमी त्रियांश के पैर में गिर के गिड़गिड़ा रहा था कि ऐसा ना करे। तभी त्रियांश उस आदमी को देख के बोलता है, ये सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना जब मुझसे पंगा लेने की सोच रहे थे। अब बहुत देर हो गई। इतना बोल के वो वीर को देख बोलता है, वीडियो हर न्यूज़ चैनल पर चाहिए, मुझे समझे। तो वीर वैसा ही करता है और सब न्यूज़ चैनल को वो वीडियो भेज देता है। तभी वहां उस यॉट में न्यूज़ चलने लगती है जहां उसकी बेटी वीर के साथ थी। उस लड़की का चेहरा दिख रहा था पर वीर का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसके चेहरे को ब्लर किया गया था। ये देख के उस आदमी को गुस्सा आता है और वो उठ के त्रियांश पर हमला करता है, पर त्रियांश उसी का हमला उस पे करता है। उस आदमी ने अपने पैंट में से इस चाकू निकाला था और उसे त्रियांश पर चलाया था, पर त्रियांश ने अपनी फुर्ती दिखा के वो चाकू उसके हाथ से लेके उसे के पेट में घुसा देता है। अब आगे त्रियांश उस आदमी को चाकू मारता है, उसे भी उसका पेट नहीं भरता तो त्रियांश उस आदमी के पेट से चाकू निकालता है और फिर एक बार मरता है। ऐसे ही त्रियांश ना जाने कितनी बार उस आदमी को चाकू मारता है। त्रियांश के चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं था उस आदमी को जान से मारने का। उसका चेहरा अभी भी भावहीन था। उस आदमी का खून त्रियांश पर भी आए थे जिसे त्रियांश खून से भर गया था और खतरनाक भी दिख रहा था।
त्रियांश उसे आखिरी चाकू मारने के बाद उसे यॉट से नीचे किसी कचरे की तरह फेंक देता है और अपनी खतरनाक आंखों से सबको देखता है जो वहां डील करने आए थे। सब लोग त्रियांश का ये रूप देखकर डर जाते हैं। जो लोग डील करने आए थे वो लोग जल्दी से वीर के पास जाके बोलते हैं, हमने ये डील फिक्स कर दी है, हम आपको कुछ देर में 10 करोड़ भेज देते हैं, आप हमें बस ये ड्रग्स हमारे देश पहुंच देना। इतना बोल के वो डीलर वहां से निकल के भागने लगते हैं, जिसे देख वीर जो सोफे पर बैठा था उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल आती है। वहीं दूसरी तरफ एक घर जो ज्यादा बड़ा नहीं था पर हाँ छोटा भी नहीं था, वो घर देखने में काफी खूबसूरत था। उस घर के बाहर 2 कार खड़ी थी जो ज्यादा महंगी नहीं थी। तभी उस घर में से एक औरत की आवाज आती है। वो बोल रही थी, प्रिंसेस उठो, देखो कितना टाइम हो गया है। ये सब बोलते हुए वो औरत एक रूम में जाती है। उस रूम के खिड़की के पर्दे हटा देती है जिसे सूरज की किरणें उसे मासूम सी लड़की के चेहरे पर पड़ती है जो बेड पर अपना टेटी को कस के पकड़ के सो रही थी। जैसे ही उसके चेहरे पर हल्की हल्की धूप गलती है तो वो लड़की चादर अपने मुंह पे लेके सो जाती है, जिसे देख वो औरत अपना सरनामे हिला देती है। वो औरत उस लड़की को उठाने लगती है पर मजाल है कि वो लड़की उठे तभी उस औरत के दिमाग में कुछ आता है और वो उसे लड़की को देख बोलती है, देखो अगर तुम अभी नहीं उठी तो मैं तुम्हारा सारा ब्रेकफास्ट रामू काका को दे दूंगी। फिर रामू काका अच्छा ब्रेकफास्ट खाएंगे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, चॉकलेट मिल्क शेक, सैंडविच, तुम्हारा फेवरेट क्रीम केक, सब में रामू काका को से दूंगी। अब मैं जा रही हूँ सारा ब्रेकफास्ट रामू काका को देने। इतना सुनते ही वो लड़की झट से अपने बेड से उठकर बाहर भागते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, नहीं मम्मा, मेरा ब्रेकफास्ट रामू काका को मत दो। अगर रामू काका ने मेरा ब्रेकफास्ट खाया तो आपकी पीहू क्या खाएगी मम्मा। हाँ, ये है हमारे कहानी की हीरोइन पीहू, जो है तो सही 18 साल की पर उसका दिमाग है 5 साल की बच्ची की तरह। वो औरत पीछे मुड़ के पीहू को देखती है जो अपना छोटा सा टेटी अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़कर अपने छोटे छोटे पैरों से भागते हुए उस औरत के पास आती है जो उसकी मम्मी थी। उसका नाम आनंदी कपूर को सिंगल मदर है, दिखने में काफी खूबसूरत। यही खूबसूरती तो पीहू को विरासत में मिली है जो दिखने में काफी खूबसूरत है। आओ तो बात करते हैं हमारे हीरोइन के बारे में। समुद्र जैसे गहरी नीली आंखें जिसमें मासूमियत ही मासूमियत है, काले घने बाल जो उसकी कमर से थोड़ा ऊपर है, चेहरा तो इतना मासूम कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। उसकी मासूमियत ही उसकी खूबसूरत में चांद चांद लगा रही थी। पीहू का गोरा गोल्डन रंग, हाइट 5.2 है, फिगर किसी मॉडर्न से कम नहीं है। आनंदी जी पीहू को इस तरह भागता देख अपनी चिंता भरी आवाज में बोलती है, अरे अरे पीहू, इतना मत भागो, गिर जाओगी। पीहू अपने छोटे छोटे हाथों में टेटी को पकड़े आनंदी जी के पास आके बोलती है, ममा आप मेरा ब्रेकफास्ट किसी को मत देना, पीहू सारा ब्रेकफास्ट खा जाएगी। आनंदी जी पीहू को देख हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा खाना किसी को नहीं दूंगी, पहले फ्रेश तो हो जाओ ना। पीहू अपने मुंह का पाउथ बना के अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, नहीं ममा, पहले खाना फिर बड़े नहाना। आनंदी जी पीहू की बात सुन के हंसने लगती है और बोलती है, नहीं चलो पहले नहा लो फिर खाना मिलेगा। इतना बोल के आनंदी जी पीहू को लेके फिर से उसकी रूम में जाती है और उसे वॉशरूम के बाहर खड़े होके बोलती है, जाओ जाके नहाओ। पीहू आनंदी जी को देखते हुए अपना मुंह बना के बोलती है, ममा आप पीहू को नाई नाई करवाओ ना। आनंदी जी पीहू का मुंह देख बोलती है, नहीं, अब तुम्हें खुद ही नहाना सीखना होगा। एपिसोड 7, CH मेरी पीहू को कोई बचाएगा। अब तक पीहू अपने छोटे छोटे हाथों में टेटी को पकड़े आनंदी जी के पास आके बोलती है, ममा आप मेरा ब्रेकफास्ट किसी को मत देना, पीहू सारा ब्रेकफास्ट खा जाएगी। आनंदी जी पीहू को देख हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा खाना किसी को नहीं दूंगी, पहले फ्रेश तो हो जाओ ना। पीहू अपने मुंह का पाउथ बना के अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, नहीं ममा, पहले खाना फिर बड़े नहाना।
आनंदी जी पीहू की बात सुन के हंसने लगती है और बोलती है, नहीं चलो पहले नहा लो फिर खाना मिलेगा। इतना बोल के आनंदी जी पीहू को लेके फिर से उसकी रूम में जाती है और उसे वॉशरूम के बाहर खड़े होके बोलती है, जाओ जाके नहाओ। पीहू आनंदी जी को देखते हुए अपना मुंह बना के बोलती है, मम्मा आप पीहू को नाई नाई करवाओ ना। आनंदी जी पीहू का मुंह देख बोलती है, नहीं अब तुम्हें खुद ही नहाना सीखना होगा। अब आगे पीहू अपना छोटा सा मुंह गुब्बारे जितना फुला लेती है और मम्मी को देख अपने क्यूट से आवाज में बोलती है, मम्मी चलो ना नन्ही नन्ही करवाओ ना। आनंदी जी उसे देख अपनी आंखों छोटी करके बोलती है, नहीं पीहू जाओ जाके खुद ही नहाओ, नहीं तो तुम्हारा सारा खाना में रामू काका को दे देती हूँ। इतना बोल के आनंदी जी जाने लगी, तभी पीहू झट से आनंदी जी के सामने आके उनके हाथ में अपना छोटा सा टेटी दे देती है और अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, नहीं नहीं मम्मी पीहू जा रही है नन्ही नन्ही करने। इतना बोल के पीहू वॉशरूम में घुस जाती है। आनंदी जी पीहू को देख पहले तो उसकी प्यारी प्यारी बातें और हरकतें देख मुस्कुरा देती है, फिर उनके चेहरे पर एक उदासी आ जाती है और वो वॉशरूम के डोर के पास देखकर बोलती है, मुझे तुम्हें स्ट्रोंग बनाना ही होगा, पर मैं ये सब कैसे करूंगी अकेले, कब तक मैं तुम्हें उस दरिंदे से बचाऊंगी। इतना सब याद करते हुए और बोलते हुए आनंदी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आनंदी जी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, नहीं कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोल के आनंदी जी पीहू के लिए एक अच्छा सा फ्रॉक निकाल के रख देती है और रूम से बाहर निकल जाती है। पीहू थोड़ी देर में नहा के बाहर आती है और अपने रूम को अपनी छोटी छोटी क्यूट आंखों से देखते हुए बोलती है, अरे मम्मी कहाँ गई, अब पीहू क्या पहनेगी। तभी उसकी नजर बेड पर जाती है और उसे देख पीहू खुश होते हुए बोलती है, अरे मम्मी ने पीहू के लिए फ्रॉक निकाल के रखा है। इतना सब बोलते हुए पीहू अपने दोनों से ताली बजा रही थी और उस फ्रॉक को देख के खुश हो रही थी। पीहू जल्दी से उस फ्रॉक को लेती है और पहनने लगती है। पीहू वो फ्रॉक पहनकर जल्दी से नीचे आती है और मम्मी मम्मी करके बुलाने लगती है, मम्मी मम्मी कहाँ हो। पीहू का बहुत जोर से भुक्की लगी है। तभी आनंदी जी किचन से बाहर आते हुए बोलती है, अरे अरे रुको ला रही हूँ तुम्हारा ब्रेकफास्ट। इतना बोल के आनंदी जी वो खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जिसे देख पीहू अपने गुलाबी होठों पर जिप फेरते हुए बोलती है, चॉकलेट मिल्क शेक। इतना बोल के पीहू लपक के चॉकलेट मिल्क शेक को उठा लेती है और उसे अपने छोटे से मुंह को लगा के पीने लगती है। आनंदी जी पीहू की हरकत देखकर उस पे गुस्सा करते हुए बोलती है, पीहू ठीक से बैठ के पियो और ऐसे कोई हरकत करता है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि ठीक से चेयर पर बैठकर खाना खाना चाहिए, ना तो मुंह अपना क्यूट सा फेस बनाकर चेयर पर बैठ जाती है और चुपचाप ब्रेकअप फास्ट करने लगती है। तभी आनंदी जी का फोन बजता है। आनंदी जी फोन को देख उस पे सो हो रहे नाम को देख एक नजर पीहू को देखती है और फिर पीहू से बोलती है, पीहू तुम खाना खाओ, मैं अभी आई। हाँ तो पीहू अपना छोटा सा सर हाँ में हिला देती है और खाना खाने लगती है। आनंदी जी फोन लेके घर के एक कोने में चली जाती है और कॉल पिक करती है तो सामने से आवाज आती है, तुम पीहू को लेके मेरे घर आ जाओ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। आनंदी जी ये सुन के बोलती है, पर भाई आपको प्रॉब्लम होगी, आपके परिवार की जान पर बन आएगी और मैं आपके परिवार पर कोई खतरा नहीं चाहती हूँ। आपने अब तक जितना किया है वही बहुत है मेरे लिए। अगर मैं आपके घर आ गई तो वो आपके परिवार को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इतना बोल के आनंदी जी रोने लगी। आनंदी जी को रोने की आवाज सुनकर सामने वाला इंसान बोलता है, देखो आनंदी तुमने मुझे भाई कहा है तो अब मुझे मेरा काम करने दो, तुम पीहू को लेके मेरे घर आओ, क्योंकि वो बहुत जल्द वहां आने वाला है तो कैसे बचाएगी पीहू को। आनंदी जी रोते हुए बोलती है, पर भाई हमारे वजह से वो आपको भी जान से मार देगा और मैं इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर आपको भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूं, मेरी पीहू को कौन बचाएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई मैं क्या करूं। तो सामने से आवाज आती है, तुम चिंता मत करो, मैं
कोई दूसरा रास्ता निकालता हूँ जिसे वो हमें कुछ नहीं कर सकता और पीहू भी बच जाएगी। इतना बोल के वो आदमी कॉल कट करता है तो आनंदी से भी अपने आंसू पोंछते हुए डाइनिंग टेबल पर देखती है तो शॉक हो जाती है और डरते हुए डाइनिंग टेबल के पास जाती है और अपने आप से बोलती है पीहू कहाँ है। एपिसोड 8 पीहू की जिद। अब तक आनंदी जी रोते हुए बोलती है, पर भाई हमारे वजह से वो आपको भी जान से मार देगा और मैं इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? मेरी पीहू को कौन बचाएगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, मैं क्या करूं? तो सामने से आवाज आती है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई दूसरा रास्ता निकालता हूँ जिसे वो हमें कुछ नहीं कर सकता और पीहू भी बच जाएगी। इतना बोल के वो आदमी कॉल कट करता है तो आनंदी से भी अपने आंसू पोंछते हुए डाइनिंग टेबल पर देखती है तो शॉक हो जाती है और डरते हुए डाइनिंग टेबल के पास जाती है और अपने आप से बोलती है पीहू कहाँ है। अब आगे आनंदी जी बहुत डर गई थी, तभी उनकी नज़र डोर की तरफ जाती है और उनकी आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि पीहू अपना छोटा टेडी बेयर पकड़े धीरे धीरे घर से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। आनंदी जी जो डरी हुई थी वो पीहू को देख के चैन की सांस लेती है और बोलती है, पीहू वहीं रुको। पीहू जो अपने टेडी बेयर से बात कर रही थी वो अपने टेडी से बोल रही थी, डोडो चलो जल्दी चलो, मम्मा यहाँ नहीं है, तब तक हम बाहर घूम कर आते हैं। अगर मम्मा आ गई तो हमें हमेशा की तरह बाहर जाने नहीं देगी। तभी पीहू के कानों में आनंदी जी की आवाज आती है जो बोल रही थी, पीहू वहीं रुक जाओ। पीहू अपना क्यूट सा मुंह बना लेती है और जल्दी से आंखें बंद करके बोलती है, अरे डोडो हमें मम्मा ने पकड़ लिया फिर से, अब हम बाहर कैसे जाएंगे डोडो? ये सब पीहू बड़े क्यूट सी आवाज में बोल रही थी। आनंदी जी पीहू के पास आती है और पीहू के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, पीहू मैंने क्या कहा था, तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी ना? फिर पीहू तपाक से अपने क्यूट से आवाज में बोलती है, और मम्मी आप फोन पे बात कर रही थी ना, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आनंदी जी पीहू की बात सुन के अपनी आंखों को छोटा करके बोलती है, अरे वाह, मैं फोन पर बात कर रही थी इसलिए नहीं बताया, पर मैंने तुम्हें क्या कहा था कि घर से बाहर नहीं जाना है, पर तुम तो घर से बाहर जा रही थी। पीहू अपना क्यूट सा मुंह पिचका के बोलती है, मम्मा मुझे और डोडो को बाहर जाना है खेलने के लिए, पर आप हो कि हमें बाहर जाने ही नहीं देती हो, है ना डोडो? मम्मी हमें घर से बाहर जाने नहीं देती ना? आनंदी जो उसकी बात सुन के बोलती है, घर से बाहर नहीं जाओगी तुम, जो भी खेलना है यही खोलो घर में, घर से बाहर नहीं जाओगी तुम, समझी? चलो अंदर जाओ, जाके वहाँ खेलो अपने डोडो के साथ। पीहू मुंह बना के जिद करते हुए बोलती है, नहीं मम्मा, पीहू को आज बाहर खेलना है। पीहू रोज घर के अंदर खेलती है, आज पीहू घर के बाहर खेलेगी डोडो के साथ। आनंदी जी पीहू की बात सुन के और उसकी जिद देख के वो समझ जाती है कि पीहू बाहर जाके ही रहेगी। आनंदी जी को अब टेंशन होने लगी थी क्योंकि पीहू का बाहर जाना उसके लिए अच्छा नहीं है, पर आनंदी जी पीहू को बताती भी तो क्या बताती, क्योंकि पीहू का दिमाग 5 साल की बच्ची जितना है जिसे कोई बात समझ नहीं आएगी। पीहू डोडो को लेके आनंदी जी के बगल से जाने लगती है, जिसे देख आनंदी जी बोलती है, अच्छा रुको मैं भी आती है, और तुम गेट से बाहर नहीं जाओगी, हम घर के आंगन में ही खेलेंगे, ठीक है? पीहू अपनी मम्मा की बात सुन के खुश हो जाती है और डोडो को कस के पकड़ के खुशी के मारे खुदते हुए बोलती है, डोडो देखी मम्मा भी हमें साथ खेलेगी, आज बहुत मजा आएगा आज खेलने में, क्योंकि पीहू की मम्मा भी पीहू के साथ है। पीहू जल्दी से आनंदी जी का हाथ पकड़ के उन्हें खींचते हुए घर के बाहर लेके आती है। घर के बाहर कुछ हटे कटे बॉडीगार्ड थे जो उस घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। घर का बाहर का बड़ा गेट अंदर से बंद था, जहां 2 बॉडीगार्ड तैनात थे और बाकी के आंगन में खड़े रहकर घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पीहू आनंदी जी को खींचते हुए आंगन में लाती है और वहीं एक कोने में डोडो को बैठा देती है और आनंदी जी का हाथ पकड़ के उसे भी बैठा देती है और खुद भी बैठ जाती है। पीहू आनंदी जी को देख अपने क्यूट से आवाज में बोलती है, चलो मम्मा खेलते हैं।
आनंदी जी कुछ नहीं बोलती, बस सर हाँ में हिला देती है तो पीहू डोडो और अपनी मम्मा के साथ खेलने लगती है। पर आनंदी जी का ध्यान खेलने में नहीं था, वो तो अपनी नजरें चारों तरफ घुमा रही थी। उसे खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, रहता भी कैसे, क्योंकि पीहू जो खेल रही थी वो खेल तो किसी के समझने की बस की बात नहीं थी। पता नहीं क्या खेल रही थी। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। पीहू डोडो और अपनी मम्मा के साथ अभी भी खेल रही थी कि तभी आनंदी जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपनी बॉडीगार्ड को एक नज़र देखती है तो कुछ बॉडीगार्ड पीहू के आप पास आके खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ त्रियांश यॉट से बाहर आता है और वही वीर त्रियांश के पीछे चल रहा था। दो को देख के लग नहीं रहा था कि दोनों ने अभी यहाँ क्या क्या किया है। दो बड़े एटीट्यूड से चलते हुए यॉट से नीचे उतर रहे थे। उसकी नज़र में किसी को जान को एक कीमत नहीं थी। तभी वीर का फोन बजता है तो वीर फोन पिक करता है तो सामने से कोई बोलता है, आपके लिए एक डील है, एक लड़की का किडनैप करना है, आप जितना चाहो उतना पैसा मैं देने को तैयार हूँ। तभी वीर बोलता है, कोई है वो लड़की और कहाँ रहती है? तो सामने से आवाज आती है, उस लड़की का नाम पीहू है और वो इंडिया में रहती है। इंडिया का नाम सुनते ही वीर रुक जाता है और बोलता है, नहीं हम ये किडनैपिंग नहीं करेंगे, आप किसी और को हायर करो। वो आदमी ये सुन के बोलता है, आप जितना चाहो उतना पैसा मैं देने को तैयार हूँ, बस आप उस लड़की को किडनैप करो और अपनी कीमत मुझे बताओ, आप कितना पैसा चाहोगे उतना देने को तैयार हूँ मैं। वीर कुछ सोचता है और उस आदमी को बोलता है, कुछ देर बाद कॉल करो बता। इतना बोलकर वीर कॉल कट करता है। एपिसोड 9। इंडिया के गुंडे क्या मर गए हैं जो तुम मुझसे ये डील कर रहे हो? अब तक त्रियांश यॉट से बाहर आता है और वही वीर त्रियांश के पीछे चल रहा था। दो को देख के लग नहीं रहा था कि दोनों ने अभी यहाँ क्या क्या किया है। दो बड़े एटीट्यूड से चलते हुए यॉट से नीचे उतर रहे थे। उसकी नज़र में किसी को जान को एक कीमत नहीं थी। तभी वीर का फोन बजता है तो वीर फोन पिक करता है तो सामने से कोई बोलता है, आपके लिए एक डील है, एक लड़की का किडनैप करना है, आप जितना चाहो उतना पैसा मैं देने को तैयार हूँ। तभी वीर बोलता है, कोई है वो लड़की और कहाँ रहती है? तो सामने से आवाज आती है, उस लड़की का नाम पीहू है और वो इंडिया में रहती है। इंडिया का नाम सुनते ही वीर रुक जाता है और बोलता है, नहीं हम ये किडनैपिंग नहीं करेंगे, आप किसी और को हायर करो। वो आदमी ये सुन के बोलता है, आप जितना चाहो उतना पैसा मैं देने को तैयार हूँ, बस आप उस लड़की को किडनैप करो और अपनी कीमत मुझे बताओ, आप कितना पैसा चाहोगे उतना देने को तैयार हूँ मैं। वीर कुछ सोचता है और उस आदमी को बोलता है, कुछ देर बाद कॉल करो बता। इतना बोलकर वीर कॉल कट करता है। अब आगे वीर कॉल रखने के बाद त्रियांश को देखता है जो कार में बैठ रहा था। वीर उसे कुछ नहीं बताता है और वो कार में बैठ जाता है। वो कार वहां से हवा की स्पीड से वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद त्रियांश की कार उसी के होटल के सामने रुकती है, क्योंकि एक और डील होने वाली थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए उस डील को होटल में रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ पीहू घर के आंगन में खेल रही थी। तभी कुछ बॉडीगार्ड उसके आजू बाजू आके खड़े हो जाते हैं। आनंदी जी पीहू को देखती है जो अपने में मस्त होके खेल रही थी डोडो के साथ और उसे बातें भी कर रही थी, जैसे कि डोडो अभी उसे उसके जवाबों का आंसर देगा। आनंदी जी की आंखें के कठोर हो जाती है। वो अपनी मुद्दी थोड़ा बाजू में करके ऊपर की तरफ देखती है जहां एक ड्रोन उड़ रहा था और बार बार पीहू के पास आने की कोशिश कर रहा था, पर बॉडीगार्ड के रहते उसे पीहू नहीं दिख रही थी। आनंदी जी उस ड्रोन को देख थोड़ा डर जाती है, पर अपने डर पर काबू करके अपने आप से बोलती है, अगर मैं डर गई या कमजोर बात गई तो मेरी पीहू को कौन बचाएगा? इतना बोल के आनंदी जी अपने आप को मजबूत करती है। आनंदी जी पीहू को देख बोलती है, पीहू बचा, चलो घर में चलो, कब से बाहर खेल रहे हो आप, चलो अब चल के सो जाओ।
पीहू जो अपने डोडो के साथ खेल रही थी वो आनंदी जी की बात सुन के उसे अपने छोटे छोटे आँखों से टुकुर टुकुर देखते हुए अपनी प्यारी सी क्यूट आवाज में बोलती है, अरे मम्मी अभी तो आए हैं ना हम बाहर खेलने, तो आप अभी अंदर जाने की बोल रही हो। और पीहू को निन्नी नहीं करनी है, पीहू को बस डोडो के साथ और आपके साथ खेलना है। आनंदी जी पीहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है पर पीहू है कि मान ही नहीं रही थी। घर के अंदर जाने को आनंदी जी परेशान हो जाती है और एक नज़र उस ड्रोन को देखती है जो अभी भी वही घूम रहा था। आनंदी जी उसे देख एक सांस लेती है और पीहू पे चिल्लाते हुए बोलती है, पीहू मैंने तुम्हें कहा ना अभी के अभी घर में चलो और जाके अपने कमरे में सो जाओ। पीहू जो खेल रही थी वो अपनी मम्मा की इतनी ऊंची आवाज सुन के डर जाती है और रोने लगती है। पीहू रोते हुए अपने एक हाथ से आंसू पोंछ रही थी और दूसरे हाथ में डोडो को पकड़ के खड़ी होते हुए बोलती है, पीहू आपसे कटती है मम्मा, पीहू आपसे बात नहीं करेगी, आपने पीहू को डांटा ना, अब पीहू आपसे बात नहीं करेगी। ये सब बोलते हुए पीहू रोते रोते घर के अंदर चली जाती है। आनंदी जी को अच्छा नहीं लगता पीहू का रोना, पर क्या करती वो भी, अगर पीहू को डांटती नहीं तो पीहू घर के अंदर नहीं जाती। आनंदी जी अपनी आंखों को खोल के उस ड्रोन को देखती है और खड़ी होती है और उस ड्रोन को गुस्से से देखते हुए अंदर चली जाती है। आनंदी जी के घर के अंदर जाते ही वो ड्रोन भी उस घर से कुछ दूरी बना लेता है जैसे कि उस घर पर नजर रखे है। वहीं दूसरी तरफ रात के 9 बज रहे थे। त्रियांश अपना कुछ काम करके होटल के लिए निकल चुका था, वहीं उसकी डील साइन होने वाली थी। त्रियांश की कार उसके साथ स्टार होटल के सामने आके खड़ी हो जाती है। वहां का वॉचमैन जब त्रियांश की कार देखता है तो जल्दी से आगे आके कार का गेट खोलता है, तो त्रियांश कार से बाहर आता है और होटल में चला जाता है। वीर वही होटल में था, वो कुछ काम से जल्दी होटल आ गया था क्योंकि उसे इस डील के बारे में भी तो देखना था, इसलिए वीर पहले ही यहाँ आ गया था। तभी वीर का फोन बजता है तो वीर बिना देखे कॉल पिक करता है तो सामने से आवाज आती है, क्या सोचा है आपने, क्या ये डील में पक्की समझूं। वीर उस कॉल को देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है जैसे बोल रहा हो मुझे देखकर उठाना चाहिए था कॉल। तभी सामने से आवाज आती है, क्या ये डील में फिक्स करूं मैं, अभी आपको आधे पैसे भेजता हूँ, बस आप उस लड़की को जल्द से जल्द किडनैप करो। वीर उसकी बात सुन के बोलता है, देखो हमें ये डील नहीं करनी है क्योंकि हम इंडिया में नहीं है और हम वहाँ की डील नहीं लेते हैं, तो आप ये किसी और से करवा लो, हम ये किडनैपिंग नहीं करेंगे समझे, अब कॉल मत करना। इतना बोल के वीर फोन रख देता है। तभी उसे त्रियांश की आवाज आती है जो बोल रहा था कि क्या हुआ। वीर त्रियांश को देख बोलता है, नहीं कुछ नहीं, बस एक डील आई थी, इंडिया की है, किसी लड़की को किडनैप करना है, मैंने माना कर दिया किडनैपिंग से। त्रियांश उसे देख बोलता है, इंडिया में इतने किडनैपर्स हैं, उन्हें छोड़कर ये हमें ही क्यों ये डील दे रहे हैं। वीर भी बोलता है, हाँ मैं यही तो सोच रहा था कि वहाँ के गुंडों को छोड़कर ये यहाँ हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। तभी फिर से वीर का फोन बजता है तो वीर फोन देख के त्रियांश को देख बोलता है, देख फिर से उसी का कॉल है। त्रियांश उसे देख बोलता है, कॉल पिक कर और स्पीकर कर रख। वीर वही करता है तो सामने से वही आवाज आती है, आप जितना चाहो उतना पैसा देने को तैयार हूँ, बस आप इस लड़की को किडनैप करो, आधा पेमेंट अभी कर दूंगा आप चाहो तो। त्रियांश उसकी बात सुन, उसकी आवाज सुन के 1 मिनट के लिए सोच में चला जाता है, फिर अपना सर झटक के वीर के हाथ से फोन लेके बोलता है, इंडिया के गुंडे क्या मर गए हैं जो तुम मुझसे ये डील कर रहे हो। वो आदमी त्रियांश की आवाज सुन के 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है, फिर अपने सेंस में आके बोलता है, यहाँ के गुंडे आप जैसा काम नहीं करते हैं, जैसे कि आप अगर कोई डील हाथ में लेते हो तो उसे पूरा करते हो और जब आप कोई किडनैपिंग का डील लेते हो तो उसे तब तक अपने पास रखते हो जब तक डील करने वाला आपको कॉल करके ये डील खत्म नहीं करता, तब तक ये डील चलती रहती है। त्रियांश उसे बस इतना बोलता है कि हम ये डील नहीं करना चाहते हैं, तो अब तुम किसी और को हायर करो समझे, और हाँ अब कॉल मत करना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोल के त्रियांश कॉल कट करता है और वीर को उसका फोन देता है और दोनों अंदर चले जाते हैं।
एपिसोड 10। त्रियांश ओबेरॉय के बेड तक आए इतनी किसी लड़की की औकात नहीं है अब तक। त्रियांश उसकी बात सुन, उसकी आवाज सुन के 1 मिनट के लिए सोच में चला जाता है, फिर अपना सर झटक के वीर के हाथ से फोन लेके बोलता है, इंडिया के गुंडे क्या मर गए हैं जो तुम मुझसे ये डील कर रहे हो? वो आदमी त्रियांश की आवाज सुन के 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है, फिर अपने सेंस में आके बोलता है, यहाँ के गुंडे आप जैसा काम नहीं करते हैं। जैसे कि आप अगर कोई डील हाथ में लेते हो तो उसे पूरा करते हो, और जब आप कोई किडनैपिंग का डील लेते हो तो उसे तब तक अपने पास रखते हो जब तक डील करने वाला आपको कॉल करके ये डील खत्म नहीं करता, तब तक ये डील चलती रहती है। त्रियांश उसे बस इतना बोलता है कि हम ये डील नहीं करना चाहते हैं तो अब तुम किसी और को हायर करो, समझे? और हाँ, अब कॉल मत करना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोल के त्रियांश कॉल कट करता है और वीर को उसका फोन देता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अब आगे होटल ही त्रियांश का है तो उसके लिए एक सेपरेट हॉल था जहां वो मीटिंग करता है। त्रियांश वहां ही जाता है जहां मीटिंग होने वाली थी। त्रियांश हॉल में आके देखता है तो सामने एक आदमी था जिसकी उम्र करीब 40 साल की होगी और एक लड़की थी जिसने 3 पीस शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। त्रियांश उसके सामने आता है तो वो दोनों खड़े हो जाते हैं और त्रियांश को देख अपना हाथ आगे बढ़ाकर बारी बारी दोनों त्रियांश से हाथ शेक करते हैं और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वीर भी वहां आता है और त्रियांश को देख बोलता है, मैंने पेपर पढ़ लिए हैं, तू भी एक बार देख के उसके बाद ही साइन कर। त्रियांश कुछ नहीं बोलता, बस सामने बैठे दोनों को देखता है और कुछ मीटिंग और प्रोजेक्ट की बातें करता है और पेपर साइन करता है। कुछ घंटे ऐसे ही मीटिंग चलती है, फिर मीटिंग खत्म होते ही वो दोनों जन उठ जाते हैं। वो आदमी त्रियांश से हाथ मिलाता है और वो लड़की भी त्रियांश से हाथ मिलती है, पर त्रियांश का हाथ छोड़ती नहीं है, जिसे देख त्रियांश अपने नजरें उठाकर उस लड़की को देखता है। वो लड़की त्रियांश को आंखों से ही इशारे करने लगती है और उसके हाथ पर अपने हाथ के अंगूठे से उसका हाथ सहलाने लगती है, जिसे त्रियांश समझ जाता है कि वो लड़की क्या करना चाहती है और क्या कर रही है, जिसे देख त्रियांश के चेहरे पर भी टेढ़ी स्माइल आती है। त्रियांश की स्माइल देखकर वो लड़की समझ जाती है कि तीर निशाने पर लगा है, जिसे वो लड़की भी स्माइल करने लगती है और उस आदमी के साथ उसे होटल के अंदर जाती है, क्योंकि वो लोग एक रात इसी होटल में रुकने वाले थे और कल सुबह यहाँ से निकल जाने वाले हैं। त्रियांश भी वहां से चला जाता है, वीर भी त्रियांश के पीछे पीछे चला जाता है। त्रियांश रूम में जाने से पहले वीर को देखता है तो वीर जल्दी से हाँ में सर हिला देता है। त्रियांश रूम में चला जाता है और वीर एक वेटर को बुला के त्रियांश के दूसरे रूम में कुछ सामना रखवा देता है और अपने रूम में आके बैठ जाता है। कुछ देर बाद त्रियांश के रूम का डोर कोई नॉक करता है। त्रियांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है और वो जाके डोर ओपन करता है तो सामने वही लड़की खड़ी थी जो कुछ देर पहले हॉल में मीटिंग कर रही थी। उस लड़की ने नाइट सूट पहना था जो काफी ज्यादा रिवीलिंग था, जिसमें से उसकी बॉडी के कुछ कुछ पार्ट दिख रहे थे। वो लड़की त्रियांश के रूम में आती है और त्रियांश के चेस्ट पर हाथ रख के सहलाने लगती है, जिसे त्रियांश की सांस भारी हो जाती है। वो उस लड़की को उठा लेता है और एक डोर के सामने जाके उसे ओपन करता है तो सामने एक और रूम था जो इस रूम से अटैच, और हाँ, ये वही रूम है जिसके बारे में हमें पहले चैप्टर में पढ़ा था। वो लड़की उस रूम को देख शौक होते हुए बोलती है, त्रियांश हम इस रूम में क्यों आए हैं? उस रूम में भी तो सब हो सकता है ना? त्रियांश उसे देख बोलता है, त्रियांश ओबेरॉय के बेडरूम तक जाने की किसी लड़की की इतनी औकात नहीं है। उस लड़की ये सुन के गुस्सा आता है और वो उसके गोद से नीचे उतर कर बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, और ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम किसी लड़की के बारे में? त्रियांश उसे देख डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम्हें बुरा लगा तो, पर मेरा यही वसूल है, मैं किसी लड़की को अपने बेडरूम और बेड तक नहीं आने देता हूँ। तुम्हें भी फिजिकल नीड की जरूरत है और मुझे भी, तो देखो यहाँ करो या फिर मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोल के त्रियांश पीछे मुड़ जाता है जाने के लिए।
तो वो लड़की जल्दी से त्रियांश का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने पास लेते हुए बोलती है, अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं तो यहाँ भी खुश हो, मुझे तो बस तुम चाहिए आज रात के लिए और कुछ नहीं। त्रियांश उसकी बात सुन के तिरछा मुस्कुरा देता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। वो लड़की भी त्रियांश के कपड़े उतारने लगती है और देखते ही देखते त्रियांश उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसे उठा के बेड पर सुला देता है और बेड से लगे ड्रावर से एक पैकेट निकालता है। वो लड़की त्रियांश की मस्कुलर बॉडी को देख कर ही पागल हो रही थी। वो त्रियांश को देख बोलती है, आज रात बड़ा मजा आने वाला है, जिसे सुन त्रियांश भी मुस्कुरा देता है और उसके ऊपर झुककर उसके गर्दन पर किस करने लगता है और देखते ही देखते त्रियांश उसके साथ इंटीमेट होता है और उस लड़की की मदहोश कर देने वाली सांसें पूरे रूम में गूंजने लगती है, जिसे पता चल रहा था कि उस रूम का माहौल क्या हो गया है। 4 घंटे बाद त्रियांश उस लड़की से अलग होता है और इसी लड़की के चेहरे को देखता है जो पूरा पसीने से भीग गया था और उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन दिख रहा था और थकावट भी दिख रही थी। त्रियांश उसे अलग होता है और अपने हाथ में पकड़े पैकेट को उस रूम के फ्लोर पर फेंक देता है जहां ऑलरेडी कुछ पैकेट थे जो त्रियांश ने अभी कुछ देर पहले यूज किया था। त्रियांश अपने कपड़े उठाता है और उसे पहनकर उसे रूम से अपने रूम में चला जाता है। वो लड़की अध खुली आंखों से त्रियांश को जाते हुए देख रही थी, पर वो उसे नहीं रोकती है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, इसलिए वो लड़की वहीं सो जाती है। त्रियांश अपने रूम में आता है और वॉशरूम में चला जाता है। शॉवर ऑन करके त्रियांश शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है और नहाने लगता है। कुछ देर बाद त्रियांश वॉशरूम से बाहर आता है और कुछ निर्मल कपड़े पहनकर बेड पर जाके लेट जाता है।